हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की चर्चा देखिएगा यूएस चाइना की जो तनातनी चल रही है और टैरिफ वार जो है एक एक्चुअल वार का रूप जो है लेती हुई जा रही है, कम से कम स्टॉक मार्केट के लिए तो। और स्टॉक मार्केट में इस तरीके की भयंकर जो गिरावट है वो इंडिया से हालांकि फिर भी जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी कम रहा है। लेकिन अगर वर्ल्ड के जो मार्केट्स हैं अगर हम देखें तो जिस तरीके से यूएस के बाज़ार खुद बहुत तेज़ी से गिरे हैं, जापान के बाज़ारों में बहुत तगड़ा रिएक्शन है, आज हांगकांग के बाज़ार 13% टूट गए। तो इन सब गिरावट के बीच में अगर हम बात करें आपके साथ, तो यहाँ पर जो सबसे सीवियर जो पेन है वो बाज़ार ने अगर हाल फिलहाल के 4-5 सालों में देखें तो आफ्टर कोविड इतना बुरा पेन जो है वर्ल्ड वाइड देखने के लिए मिला है। भारत की अगर जहाँ तक बात करें तो भारत अछूता तो नहीं रहा है, लेकिन इंडिया जो है अभी भी सबसे बेहतर स्थिति में अगर बाज़ार में गिरावट की बात करें तो रहा है। तो निफ्टी ने हालांकि 22,000 का जो आंकड़ा है आज तोड़ दिया और सुबह जब बाज़ार खुले ओपनिंग में तो 21758 पर खुलते हुए नजर आए। और जब 1000 पॉइंट के आसपास की जो गिरावट है वो देखने के लिए मिली सुबह, तो वो गिरावट जो है अपने आप में जो है लोगों को संशय में डालने वाली थी। और लोग परेशान थे कि भाई अब ये जो गिरावट है ये कैसे थमेगी, क्योंकि जब ओपनिंग इतनी बुरी हो रही है तो और कितना बुरा हो सकता है। लेकिन फिर डीआईज ने पूरा बाज़ार संभालने की चेष्टा की। सुबह की जो गिरावट है उसके बाद एक अच्छी तेज़ी भी बनी, लेकिन ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाई, यानी कि निचले लेवल से अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली और बाजार दिन भर एक रेंज में चले। और लास्ट में फिर ऐसा लगा कि डीआईज ने बाइंग किया, क्योंकि आज अगर हम सेलिंग की बात करें तो एफआईआईज ने तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास की जो है 12,000 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग है वो की है। और 12,000 करोड़ की 9,000 करोड़ की एफआईज ने सेलिंग करी है कैश में, 12,000 करोड़ की डीआईज ने बाइंग की है। उसके बावजूद भी बाज़ारों का ये रुख जो है देखने के लिए मिला। 3,000 करोड़ की एक्स्ट्रा बाइंग थी, लेकिन जो सेंटीमेंट है बाज़ार में वो वीक है, चाहे वो रिटेल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करे या जो एचएनआई इन्वेस्टर्स है वहाँ से एक बेरुखी देखने के लिए मिली। और हमारे बाज़ार कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत सस्ती वैल्यूशंस पर हैं। हालांकि इंडेक्स में मेरा मानना ऐसा है कि कोई बहुत महंगी वैल्यूशन अब नहीं है आफ्टर करेक्शन, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में अभी भी शायद पेन ज़्यादा अभी बचा हुआ है। और आज भी जिस तरीके से मार्केट मची वो स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स में ही ज़्यादा थी। हालांकि निफ्टी के अंदर भी एक अच्छी गिरावट आज आपको देखने के लिए मिली और तकरीबन 3.25% के आसपास जो है निफ्टी कमजोरी के साथ बंद हुए। और आज जो शेयर शिकार हुए वो ज़्यादातर वो शेयर्स थे जो ग्रोथ स्टॉक कहलाए जाते हैं या जिनमें एक हाई पी वैल्यूशन जो है बाजार में मिलती है। तो आज का जो शिकार था वो ट्रेंड का शेयर था और ट्रेंड के शेयर्स में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने के लिए मिली। टाटा मोटर्स में भी अच्छी गिरावट थी, टाटा स्टील हो तो स्टील के जो शेयर्स हैं उनमें हाई बीटा हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर डेडलॉक अगर इकोनॉमीज़ के बीच में होता है तो उसमें सबसे ख़ास बात ये है कि जो मेटल्स हैं वो पनिश होंगे ही होंगे। तो मेटल के अंदर आज एक जबरदस्त पनिशमेंट थी और ये जो गैप डाउन था उसके बावजूद भी देखिएगा जो कैंडल है वो ग्रीन बनी। ये हमारे बाज़ारों में सबसे ख़ास बात रही कि हम निचले लेवल से रिकवर करते हुए नजर आए। आज एक शेयर को छोड़ दें तो बाकी 49 जो शेयर्स हैं वो सब कमजोरी के साथ ही काम कर रहे थे। 48 थे लास्ट में, अगर हम एडजस्ट करें तो 48 यानी कि 2 शेयर आप कह सकते हैं तेजी में थे, 48 शेयर्स कमजोरी में थे। आज एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा था कमजोरी को, आईसीआईसी बैंक जो हैवी वेट्स हैं जिनका इंडेक्स में हैवी वेट है। उसके बाद रिलायंस की बात करें तो हैवी वेट्स वाले जो शेयर्स हैं वो गिरावट के साथ काम कर रहे थे। फिर लार्सन की देखें तो लार्सन भी 3068 पर क्लोज होता हुआ नजर आया। ये जो हैवी वेट्स हैं उनके बीच में आज ट्रेंट की बारी भी आ गई। और ट्रेंट तो आप लोग जानते हैं कि जब 8,000 के भाव पे भी था तब भी मैं यही बात बोलता था कि ट्रेंट की वैल्यूशंस लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं होंगी और जब भी बाज़ारों में प्रॉफिट बुकिंग होगी या कोई एडवर्स सिचुएशन आएगी तो इसमें एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अभी भी मुझे लगता है कि ट्रेंड में यहाँ से भी गुंजाइश है। अगर बाज़ारों में करेक्शन रहेगी तो ट्रेंड शायद अभी और भी करेक्ट हो सकता है। आज ट्रेंड के शेयर्स में एक अच्छी खासी गिरावट थी, 10% से ज़्यादा की गिरावट सुबह ही हो गई थी और सुबह 10% का लोअर सर्किट खुलते साथ ही लग गया था। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो की भी बात करें तो तकरीबन 92% के आसपास जो शेयर्स है वो कमजोरी में काम कर रहे थे और 8% शेयर्स तेज़ी में थे।
तो 2 शेयर्स आपको लग रहे हैं पॉजिटिव, एक ब्रिटेनिया और एक HUL, और बाकी 48 शेयर जो है गिरावट में थे। ट्रेंड के शेयर में लगभग 15% की गिरावट, 7.5% की गिरावट लगभग टाटा स्टील में, सिमिलरली JSW स्टील में, और टाटा मोटर्स नज़र नहीं आ रहा, ये आ गया नज़र 5.56%। तो टाटा मोटर्स में तो फिर भी निचले लेवल से रिकवरी हो गई, क्योंकि जगुआर का जिस तरीके से शिपमेंट जो है यूएस में रोक दिया गया कि यूएस नहीं भेजेंगे हम, तो यहाँ पर भी एक चिंता के बादल टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स के अंदर भी था। इसके अलावा अगर हम देखें तो श्रीराम फाइनेंस के शेयर्स जो है ये बाज़ार के अंदर अगर पिछले महीने में देखें तो ये रजिस्ट कर रहे थे, बोले जी हम फाइनेंशियल शेयर्स हैं, हम गिरेंगे नहीं। तो अब देखिएगा आज वो भी गिरते हुए नजर आए। उसके बाद देखिएगा तो कोटक महिंद्रा बैंक ने पिछले महीने जो है अपने 52 वीक हाई लगाया, वो शेयर्स भी आज टूटता हुआ नजर आया। एक्सिस बैंक में भी 4% की गिरावट, ICICI बैंक 3.58% की कमजोरी। तो इस तरीके से आज चौतरफा जो है सेलिंग थी, लेकिन फिर भी एक बात खास ये रही कि बाजार निचले लेवल से रिकवर हुए। निफ्टी बैंक में भी आज देखेंगे तो बाजार जब खुले ओपन तो 49336 पे खुले, उसके बाद जो है बाजार ने रिकवरी दी, और रिकवरी में बाजार आज अगर हम देखें तो आज का जो हाई था वो था 50,426, लेकिन यहाँ से फिर जब गिरना शुरू हुआ तो बाजार नहीं संभल पाए। हालांकि 3 बजे के आसपास जो है एक अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिली, जिसके बाद बाजार जो है 50,000 के दायरे भी क्रॉस कर गया था, लेकिन हालांकि क्लोज होते होते नीचे जो आधे घंटे की एवरेज प्राइस है वो नीचे की तरफ सेटल हुई। अब बैंकिंग स्टॉक्स में एक सबसे खास बात ये है कि जो बैंकिंग स्टॉक्स में जो सबसे खास बात ये है कि इनके जो प्रोविजनल डेटा हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन कल नब्बार टाइम्स में भी एक अखबार के अंदर एक खबर प्रकाशित हुई कि जो माइक्रो फाइनेंस के जो लोन्स हैं, ये जो रिटेल लोन्स हैं, उसमें एक बड़ा NPA उभर कर आ सकता है। तो कभी कभी ये न्यूज़ जो है प्लांट कराई जाती हैं। और यहाँ पर देखिएगा ये जो पैटर्न था, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, हम आपके साथ बात भी कर रहे थे कि भाई 51,800 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देगा तो यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ आएगी नहीं, ये बहुत रेजिस्टेंस एरिया था। और उसके बाद अब ये गैप डाउन, और यहाँ पर जो बाजार जो है अभी 49 के आसपास जो है संभलते हुए नजर आए। लेकिन अगर हम पिछले पैटर्न्स को देखें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इन दायरों के आसपास नहीं आ सकता बाजार। तो बट बाजार में एक सबसे खास बात ये है कि जब बाजार 48 की लाइन में आता है तो बाजार एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने का दम रखता है, क्योंकि जो प्रोविजनल डेटा है उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर बैंक निफ्टी स्टॉक्स टूटेंगे भी तो शायद ज़्यादा कमजोरी ना हो, और एक रिकवरी जब भी होगी तो बैंकिंग स्टॉक ही शायद इंडेक्स को रिकवर कराते हुए नजर आए। HDFC बैंक, ICICI, कोटक, SBI, एक्सिस सब कमज़ोर थे और सब पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो अगर हम देखें तो 1600 पॉइंट की कमजोरी थी, और दिन भर जो है अगर हम कहें तो निफ्टी बैंक 2000 पॉइंट्स के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था गिरावट के साथ। लेकिन फिर भी जो है ये खुशकिस्मती रही कि भाई बाजार लास्ट के टाइम पर रिकवरी करते हुए नजर आए। उसके बाद अगर हम देखें कि अभी कैसा आउटलुक लग रहा है तो देखिएगा अब चाइना को धमकी दे दी है ट्रंप ने कि जो अगर तुमने ड्यूटी ये जो लगाई एडिशनल ड्यूटी अगर ये 9 तारीख तक नहीं हटाई तो हम 50% ड्यूटी तुम्हारे ऊपर और लगा देंगे। और ट्रंप ने जो है खुले में धमकी दी है कि ये चाइना क्या बेहूदगी वाली हरकत कर रहा है, वो पहले से ही इतनी ड्यूटीज़ लगा रहा है। तो अल्टीमेटली जो टेंशन्स है वो ख़त्म नहीं हो रही है। हालांकि आज जब US के बाज़ार खुले तो एक खबर बड़ी चली, और वो खबर के बाद बाज़ार रिकवर भी हुए और हमारे गिफ्ट निफ्टी भी। और वो खबर ये थी कि 90 डेज़ का पोज जो है डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं कि 90 डेज़ के लिए अभी इनको टाल रहे हैं, लेकिन बाद में वो खबर झूठी निकली। और उसके बाद जो है ये जो चीज़ें हैं कि भाई जो बुल्स हैं वो ऐसी न्यूज़ प्लांट कराते हैं कि भाई जो सच नहीं है वो भी, तो ये बाज़ार कहीं तो रिलीफ ले। लेकिन बाज़ार के अंदर इसका जो खंडन है वाइट हाउस से होता हुआ नज़र आया। उसके बाद US के बाज़ार दोबारा से कमज़ोर हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई आज जो डेटा है तो डेटा कैश मार्केट के आपके सामने है। FIs ने अभी जो है दोनों साइड की पोजीशंस बना रखी है, बट उनके पास जो पुट बाइंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और FIs एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं अपनी। हालांकि पोजीशंस है जिनमें उन्होंने कॉल इसलिए खरीद रखी हैं कि अगर बाज़ार के अंदर अगर DIs उठाना शुरू करें तो वो अगर कैश में बेचेंगे तो फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में कुछ प्रॉफिट कमा पाए। लेकिन FIs की जो सोते हैं अभी भी मंदी वाले बने हुए। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स या प्रो अकाउंट्स हैं
उनके जो सौदे हैं वो न्यूट्रल टू स्लाइडली नेगेटिव हैं और रिटेल जो है फुल तेज़ी के अंदर बैठा हुआ है। और अब यहाँ पर जिस तरीके से आज डेंट पड़ा और नीचे से रिकवरी आई, तो यहाँ पे DIs का बहुत बड़ा रोल था। और हम ये कहें कि जो रोज़ अखबारों में, जो टीवी चैनल्स पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रकाशित होता है म्यूचुअल फंड सही है, सही में आज म्यूचुअल फंड सही है ने ही बाज़ार को बचा लिया। यानी कि जो DIs है उसकी जो ताकत है वो वास्तव में रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे हैं जो SIP मोड में आ रहे हैं। तो जो म्यूचुअल फंड सही है उसका जो प्रचार हो रहा है, तो उसकी वजह से किसी को भी म्यूचुअल फंड्स की जो सिप है वो तोड़ने से रोका जा रहा है कि भाई कोई भी म्यूचुअल फंड की सिप मत तोड़ो। तो अगर म्यूचुअल फंड्स में सिप आती रहेंगी तो DIs बाज़ार को बचाते रहेंगे। उसके बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है अभी भी तकरीबन 900 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहा था। आज सुबह जब हम देख रहे थे तो डाउ जोन्स सुबह मॉर्निंग में 1500 पॉइंट डाउ जोन्स का फ्यूचर्स माइनस ट्रेड कर रहा था। और इसी तरीके से जो बाकी इंडिसेस हैं उनमें भी एक भयंकर गिरावट थी, लेकिन शाम होते होते जब बाजार खुले तो थोड़ा सा रिलीफ देखने के लिए मिला। S&P 500 2% की कमजोरी और पौने 2% की कमजोरी नैस्डैक के अंदर चल रही है। यूरोपियन मार्केट में देखें तो FTSE इंग्लैंड का बाजार 4%, कैक फ्रांस का बाजार 4.7 और डेक्स जो है 4.16% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। निकई में आज 8.5% की कमजोरी देखने के लिए मिली, 2644 पॉइंट। और निकई ने जो है प्रस्ताव भी भेज दिया है कि जी हम निगोशिएशन के लिए तैयार है। 15% जो है आपको हैंगसेंग बाजार जहाँ पे चाइना का प्रभुत्व है वो बाजार टूटने के लिए मिले और 10.74 ताइवान के बाजार टूटने के लिए मिले। इसी तरीके से कोरिया के बाजार भी तकरीबन 6% के आसपास की कमजोरी के साथ। तो ये जो वार है ये अभी जल्दी से सिमटने वाली नहीं है, तो वोलेटिलिटी बाजार में रहेगी। लेकिन अभी देखते हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में और किस तरीके से बातें होती हैं। तो ऊँट किस करवट बैठता है इस बात का इंतज़ार रहेगा, लेकिन बाज़ार में अभी जो पैनिक है वो शायद अभी और रहे और वोलेटिलिटी रहेगी। और हो सकता है कि जिस तरीके से आज इंट्राडे बेसिस पे बड़े मूव्स देखने के लिए मिले, इंडियन मार्केट में अभी बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में जो है एक दम नज़र आ रहा है। और बाकी शेयर्स जो अगर हम देखें तो लास्ट में IT शेयर्स में भी एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली। तो निचले लेवल्स के ऊपर शायद इंडिया के मार्केट को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। निचले लेवल्स पे इंडेक्स में बाइंग जरूर मिल रही है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में कोई सहारा नहीं है। वहाँ पर अभी भी और मार्केट होगी, उस बात की संभावना हमें लगती है। ब्रांड क्रूड 64.55 और इसके बाद ब्रांड क्रूड में हालांकि 60 के लेवल पर एक्सपोर्ट आई है। अगर हम बात करें ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में देखिएगा सारे के सारे पुट राइटर बैकफुट पे हो गए। किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि भैया 22,000 पे आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बाजार रजिस्ट कर रहा था और ट्रंप की ये जो टैरिफ वाली जो खबरें हैं उनको हमारे बाजार कह रहे थे चल साइड में हो। लेकिन अब जब पूरे यूरोप में, एशिया के बाकी कंट्रीज़ में और खुद US के मार्केट जब टूटे तो सेंटीमेंट बहुत ख़राब हो गया। और अब बाज़ार के जो ट्रेडर्स हैं उनको समझ में आया भाई हमसे गलती हो गई, हम तो उसको नज़रअंदाज कर रहे थे और US को हल्के में लेना जो है बाज़ार के जो इस तरीके के पार्टिसिपेंट्स थे उनको भारी पड़ा था, वो नजर आया। निफ्टी में कोई खास पोजीशन, बैंक निफ्टी में कोई खास पोजीशन है नहीं। कुल मिलाकर अभी यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्थिति जो है हमें लगता है कि ठीक रहेगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें सुधरने के बावजूद भी बाज़ारों के अंदर अभी कमजोरी स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस में रहेगी, क्योंकि जिस तरीके का डेड लॉक इकोनॉमी के अंदर जो है, इकोनॉमीज़ के अंदर देखा जा रहा है, जो आपस में अर्थव्यवस्था एक दूसरे को माल की सप्लाई करने में सक्षम नहीं होंगी, सर्विसेज को करने में सक्षम नहीं होंगी, क्योंकि उनके जो प्राइस हैं वो उसको डिटरमाइन करना ही एक समस्या है। कहाँ से कौन सा कंपटीशन आ रहा है, किससे बात करें। अब US जो है बात तो करने के लिए भी तैयार ही नहीं हो रहा है और अल्टीमेटली जो सारी कंट्रीज हैं इस कश्मोकश में है कि यार इसका निपटारा कैसे निकले। और दूसरी बात है बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो फंडिंग के बेस पे चलते हैं, तो जो फंडिंग है उसके बेस पे जो धंधे चलते हैं, जो लीवरेज पोजीशंस हैं उनको एक अभी भी रिस्क बना हुआ है। अगर हम निफ्टी के कैंडल स्टिक को देखें तो निफ्टी ने वो जो बजट सेशन के दौरान जिस तरीके के फॉल देखने के लिए मिले थे उसी तरीके का फॉल आज भी देखने के लिए मिला। बट आज सबसे ख़ास बात ये रही है कि बाज़ार अपने आप को संभाल पाए
और यही देख के बुल्स को खुश हो जाना चाहिए। निफ्टी बैंक में देखिएगा अभी जो पिछले लोज थे उन लोज के ऊपर बाजार चल रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा स्कोप है और बैंक निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाई है निफ्टी के सामने। लेकिन निफ्टी को जो गिरा है वो आईटी या रिलायंस जैसे शेयर्स जो है नहीं संभाल पाए, तो वो एक रीज़न हो सकता है। लेकिन फिर भी एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली। जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनको लगता है कि भाई बाज़ार में बहुत मार्केट है, इस समय बेच कर निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए अभी इंडेक्स के जो चुनिंदा शेयर्स हैं जहाँ पर उनको समझ है, जो शेयर्स हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि निवेश के मौके हैं। और जिनके फंड्स लार्ज कैप फंड्स के अंदर निवेश है, मुझे लगता है कि उनको भी अपने निवेश जारी रखने चाहिए और इस समय पर अपने निवेश थोड़े से बढ़ाए जा सकते हैं, स्पेशली लार्ज कैप फंड्स के अंदर। अगर स्मॉल कैप या मिड कैप के फंड्स हैं और वहाँ पर आपका निवेश है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको एक बार दोबारा से सोचना चाहिए, क्योंकि अगला एक साल मुझे लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए जो है भारी रहने वाला है और हो सकता है कि कुछ और लंबा समय भी लग जाए और एक सीवियर करेक्शन आपको स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में अभी और भी देखने के लिए मिले। लेकिन इंडेक्स के बेसिस पर मुझे लगता है कि इंडेक्स की जो वैल्यूएशंस है वो लॉन्ग टर्म एवरेजेस के इर्द गिर्द आती हुई नज़र आ रही है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम देखें तो बाजार यहाँ से 4 से 5% की करेक्शन की गुंजाइश और रखता है। लेकिन क्योंकि वोलेटिलिटी जिस तरीके की है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 5% पे रुक जाएगा, बट 5% अगर यहाँ से और करेक्ट होगा तो बाज़ार एक अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में निफ्टी के अंदर जो निवेश है वो जो है वैल्यूशंस वाइज स्मॉल कैप और मिड कैप के सामने तो अभी भी अट्रैक्टिव है, लेकिन और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। और स्मॉल कैप और मिड कैप में पता नहीं है कि किस कंपनी में क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कितनी सस्टेनेबिलिटी है, वो चीज़ें इंडेक्स के जो टॉप 10 या टॉप 15 शेयर्स हैं उनमें नहीं है। इसके अलावा जो गोल्ड है, गोल्ड में भी आज एक अच्छी करेक्शन देखने के लिए मिली, बट मुझे लगता है कि गोल्ड में ये जो करेक्शन है ये टेम्परेरी है और गोल्ड दोबारा से रीबाउंड करके दौड़ने के लिए तैयार होगा। जहाँ तक बात सिल्वर की करें तो सिल्वर में हमें लग रहा है कि क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, तो जैसे ही चीज़ें सुधरेंगी तो सिल्वर भी एक अच्छी रिटर्न्स देने के लिए तैयार रहेगा। बट एक बार ये पूरा जो ड्यूटी का मामला है ये सुलझता हुआ नजर आए, कोई भी एग्रीमेंट हो, हायर ड्यूटी लोअर ड्यूटी जहाँ पर भी सेटल हो, बट एक बार क्लियरिटी आएगी तो मुझे लगता है कि सिल्वर में भी एक स्टेबिलिटी आ जाएगी और सिल्वर में भी रिटर्न्स पॉजिटिव ही होनी चाहिए इस साल के अंदर। और ये एक टेम्परेरी फेज लग रहा है मुझे गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर और लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर। बाकी स्मॉल कैप मिड कैप में भैया कोई भरोसा नहीं कितना भी और करेक्ट हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करें कि और निवेश कहाँ पर हो सकता है, तो मुझे लगता है कि जी डेट फंड जो है एक बेहतर चॉइस हो सकती है अभी भी। जिन लोगों के पास अगर पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी डेट नहीं है, अगर डेट पहले से ही है, तो मुझे लगता है कि डेट एक परसेंटेज में होना चाहिए। और इक्विटी में जब इस तरीके की गिरावट आती है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद या आप अपनी खुद की रिसर्च के बाद जो आपको सही लगे, आपके जो लॉन्ग टर्म विजन है, वहाँ पे मुझे लगता है कि निफ्टी या सेंसेक्स के शेयर्स में बाइंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आ रही है। और यहाँ पर डर के आगे जीत है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि जो डर जाएगा निफ्टी में कि भाई ये इतनी करेक्शन हो रही है, वो शायद वेल्थ ना बना पाए या प्रॉफिट ना कमा पाए। क्योंकि बहुत सारे जो मतलब व्यूअर्स हैं उनको लगता है कि भाई अब बाज़ार गिर गया, रोज़ गिर रहा है, अभी बेच देते हैं, फिर दोबारा नीचे जाएगा तो ख़रीद लेंगे। वो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, क्योंकि जब बाज़ार गिरेगा और जब रीबाउंड करेगा तो आपको मौका ही नहीं देगा। क्योंकि जब गिरेगा तो आपको लगेगा अभी और गिरता जाएगा, तब खरीदूंगा, और जब वो गिर रहा होगा तो ऐसा माहौल होगा कि आप खरीद ही नहीं पाएंगे, और जब ऊपर आ जाएगा तो आप फिर जो है रिग्रेट करेंगे। तो ऐसे केसेस में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस का सहारा लेना चाहिए। इवन आप स्मॉल कैप और मिड कैप के भी शेयर्स ले रहे हैं तो कोई कंपनी बहुत ही डीपली अंडर वैल्यूड आपको नज़र आ रही है और आपको उसके बारे में पता है कि भाई एक लॉन्ग टर्म विजन है और कंपनी 5, 7, 8 के पी पर आ गई है और कंपनी का पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है और कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज अच्छे हैं, तो वहाँ पर भी एक फोकस रखा जा सकता है। मुझे लगता है कि आज की जो ये चर्चा है ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए। और जो लास्ट में मैंने आपके साथ कमेंट्री की है, यहाँ पर मैं कुछ डिस्क्लोज़र दे दूँ कि मेरे पोर्टफोलियो का अभी भी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड के अंदर है। दूसरी बात ये है
कि गोल्ड के बाद जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो डेट फंड्स के अंदर है, और इसके अलावा जो है चाइना फंड में भी हमारा निवेश है। चाइना फंड हमारा 8-10% ऊपर चल रहा था, लेकिन अब जो करेक्शन है तो वो भी 10% के आसपास नीचे हो गया। इसके अलावा हमारे को ऐसा लग रहा है कि भाई हांगकांग में भी जिस तरीके की गिरावट, अगर ये टैरिफ वाली चीज़ें सुधरती हैं तो हांगकांग में भी निवेश किया जा सकता है, क्योंकि एक लंबे कंसोलिडेशन के साथ है। लेकिन चीज़ें अभी अनसर्टन है तो वो रिस्क है। तो जो रिस्क प्रीमियम है वो यही है कि भाई आप अगर गिरावट में ले रहे हैं और जब चीज़ें सेटल होंगी तो वो ठीक जो है आपको रिटर्न्स मिल सकती है। इसके अलावा जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो सिल्वर के अंदर भी है, और इक्विटी में भी अभी हमारा फोकस खाली लार्ज कैप की तरफ है। स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ अभी हम ज़्यादा विचार विमर्श नहीं कर रहे। हालांकि कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स हैं अगर हमारे रडार पे हैं, वो अभी इन प्राइस से भी 20 से 25% और गिरते हैं, तो वो हमारी जो है बाइंग लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। तो हो सकता है कि जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ उसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो। हाँ, जहाँ तक एफएनओ की पोजीशंस हैं तो हमारी अच्छी खासी मंदी की पोजीशंस थी, लेकिन आज हमने पोजीशंस कवर कर ली हैं काफ़ी हद तक, और सुबह के सेशन में और कुछ दोपहर में 12-1 बजे के आसपास। उसके बाद जो हमारी पोजीशंस है अब मंदी और तेजी की दोनों काटने के बाद हमारी न्यूट्रल पोजीशंस है, लेकिन हमारी दोनों साइड में ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस है, क्योंकि जो विक्स है वो बढ़ गया है। और जनरली ऑप्शन सेलिंग में अगर हम उसको सही तरीके से मैनेज कर लेंगे तो जब ये विक्स कमज़ोर होगा या विक्स थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होगा तो हमें लगता है कि जो टाइम वैल्यू मनी है वो हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकती है। बट ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सेलिंग बहुत ही रिस्की काम होता है। जैसे मान लीजिएगा आज की बात करें तो अगर किसी ने 200 रुपये की ऑप्शन बेची हुई तो वो आज ऐसा था, इतनी बड़ी गिरावट के बाद 200 रुपये वाली ऑप्शन भी 1200 रुपये पे ट्रेड कर रही थी। तो यानी कि आपने जो चीज़ बेची वो 6 गुना हो गई, तो लॉस भी 6 गुना भी होते हैं इसमें। ये बात ध्यान रखिए, अगर किसी ने पुट सेल करके आए थे बैंक निफ्टी की 200 रुपये की, तो आज वो 1200 रुपये पे ट्रेड कर रही थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग जो है काफ़ी रिस्की चीज़ है, और जिनको प्रोफेशनल नॉलेज है या वो जो अपनी पोजीशंस को मैनेज करना चाहता है, केवल उन्हीं को इस तरीके के काम करने चाहिए। आज की इस वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।